हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल पर। वर्ण नियमों का भंग होना, उसे दूसरे शब्दों में वर्ण नियमों में छूट भी बोला जाता है ना। ब्रेकडाउन इन सिलेक्शन रूल या रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल, दोनों एक ही टॉपिक है। जरा देखिए क्या है। हमने दो सिलेक्शन रूल पढ़ा, क्या क्या, एक लैपोटे सिलेक्शन रूल और दूसरा स्पिन सिलेक्शन रूल। तो लैपोटे और स्पिन एक और दूसरा स्पिन, मुख्यतः हमने दो सिलेक्शन रूल पढ़ा है, स्पिन सिलेक्शन रूल, लैपोटे सिलेक्शन रूल। लैपोटे सिलेक्शन रूल का मतलब होता है डेल एल प्लस माइनस 1, स्पिन सिलेक्शन रूल का मतलब होता है डेल एस इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, ये दो हमने कॉमन सिलेक्शन रूल पढ़ा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि दोनों में से दो कंडीशन आता है कि यदि वो फॉलो कर जाए, कोई भी ट्रांजिशन इस नियम को फॉलो कर जाए, ओबे करे, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, अलाउड, अनुमत संक्रमण। लेकिन अगर डिसओबे करे, डिसओबे करता है, डिसओबे या फॉलो नहीं करता, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं फिर, फॉरबिडन। क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड कब, जब दोनों नियमों का फॉलो करे, ओबे करे, पालन करे, और जब दोनों नियमों का पालन, दोनों में से कोई भी एक का पालन ना करे तो फॉरबिडन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है पीछे। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे संक्रमण हैं जो नियम का डिसओबे करते हुए भी हो जाता है नेचर में। क्या बोलोगे, ऐसे बहुत सारे संक्रमण हैं जो नियम का पालन नहीं करता, उसके बावजूद भी उसके हमको स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ती है कि नियम को भंग कर दिया उसने, या नियम में कुछ छूट हमको देना पड़ेगा वहां, तभी। क्योंकि देखो, स्पेक्ट्रा मिला मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है, और प्रैक्टिकल हो रहा है तो हमने कॉपी में नियम नहीं लिखा, तो उसमें एक्सपेरिमेंट की कोई गलती नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो वही दिखाएगा जो रियलिटी है। तो रियलिटी में कुछ हो रहा है ऐसा, लेकिन हमारे नियम से वो मैच नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, उस नियम में कुछ रिलैक्सेशन, कुछ ब्रेकडाउन की बातें यहां पर कर लिया। तो यहां नियम के कैसे बोलेंगे भाई, कुछ संक्रमण वर्ण नियमों के विरुद्ध हो जाता है, अगेंस्ट, विरुद्ध हो जाता है, जिनको समझाने के लिए, जिनको समझाने के लिए वर्ण नियमों की बात की गई, जिनको समझाने के लिए वर्ण नियम में भंग होना या छूट की बात किया, वर्ण नियमों का भंग होना बताया गया। ये मैंने हिंदी में लिख दिया सेंटेंस कि ये क्यों लिखा हूं, ये बता रहा हूं कि जरूरत क्यों है इस टॉपिक का, ये नीड क्यों है इस टॉपिक का, ये बता रहा है। ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, है ना भाई, कि हमने दो प्रकार के नियम पढ़ा है, लैपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। लैपोटे सिलेक्शन रूल बोलता है डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, स्पिन सिलेक्शन रूल बोलता है डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। दोनों नियम को जो ओबे करता है वो ओवरऑल अलाउड हो जाता है, दोनों में से एक नियम को भी डिसओबे करता है तो वो थोड़ी तरह से फॉरबिडन हो जाता है। लेकिन कुछ संक्रमण ऐसे हैं जो वर्ण नियमों को पालन करके बहुत अच्छे से होते हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है, नियमों का भी पालन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ संक्रमण ऐसे हैं जो वर्ण नियमों के विरुद्ध हो जाता है। अब उनको समझाने के लिए ये वाला टॉपिक की जरूरत पड़ती है कि वर्ण नियम को पालन नहीं किया फिर भी हो गया, तो फिर क्या लिखे भाई, कुछ संक्रमण वर्ण नियमों के विरुद्ध हो जाता है, जिनको समझाने के लिए वर्ण नियमों का भंग होना बताया गया, वर्ण नियमों का भंग होना बताया गया। तो वर्ण नियमों को भंग होना का टॉपिक का शुरुआत पॉइंट या शुरुआती या जरूरत क्यों हुई, जरूरत तब हुई जब कुछ नियम को पालन न करते हुए कुछ संक्रमण आसानी से हो जाता है, या थोड़ा मुश्किल से ही सही लेकिन हो जाता है, बिना नियम के विरुद्ध है उसके बावजूद भी हो रहा है। तो ऐसे समय में हमको इस नियम को कुछ
शिथिल करने की जरूरत पड़ी है। तो नियमों में शिथिलन बोल सकते हो, नियमों में का भंग होना बोल सकते हो, ब्रेकडाउन इन सिलेक्शन रूल बोल सकते हो, रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल बोल सकते हो, किसी भी तरह से बोलिए। ये टॉपिक की जरूरत ये नियम के विरुद्ध होने वाले संक्रमण को समझाने के लिए ही हुआ है। तो ये हो गया इसकी जरूरत। अब क्या है, पहले लैपोटे को भंग होना दिखाएंगे, फिर स्पिन का भंग होना दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इतने को नोट करिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैपोटे वर्ण नियम का भंग होना, ब्रेकडाउन ऑफ लैपोटे सिलेक्शन रूल। तो लैपोटे सिलेक्शन रूल एक बार लिख देता हूं, क्या था, डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये था लैपोटे सिलेक्शन रूल। क्लियर। अब लैपोटे सिलेक्शन रूल इक्वल्स टू है डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। ठीक है, लैपोटे सिलेक्शन रूल इक्वल्स टू डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है, हम लोग ये समझ गए। क्या मतलब हुआ इसका, एल वैल्यू में एक कदम ऊपर और एक कदम नीचे वाला सारे ट्रांजिशन लैपोटे अलाउड होंगे, लेकिन एल वैल्यू में कहीं एक से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्डन है, एक से ज्यादा नीचे हो रहे हो, फॉरवर्डन है, सेम से सेम भी जा रहे हो तो भी फॉरवर्डन है। ये इसका कहानी था, ये हमें बात कर लिया है। एक एग्जांपल देता हूं कि लैपोटे सिलेक्शन नियम सिलेक्शन रूल में कहां डिसोबे होता है, और जो एकदम कॉमन एग्जांपल है, कभी आपने सुना होगा डीडी संक्रमण, है ना, डीडी संक्रमण, और एफ ब्लॉक में चल देंगे तो एफएफ संक्रमण, डीडी संक्रमण और एफएफ संक्रमण दोनों, और एफएफ संक्रमण दोनों लैपोटे वर्जित है, लैपोटे वर्जित है ना। क्या लिख सकते हैं भाई कि डीडी, यहां लिख देता हूं, डीडी एंड एफएफ ट्रांजिशन आर लैपोटे फॉरबिडन। ये हमने पीछे भी बात किया था, लैपोटे फॉरबिडन है, लेकिन आप सोचिए लैपोटे फॉरबिडन है, लेकिन बहुत सारे कलर का जिम्मेदार डीडी ट्रांजिशन है ना। खासकर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, अभी इसको ए ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स की छोड़ के बात करें तो बहुत सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी डीडी ट्रांजिशन का है। अब भाई कोई कलर्ड डीडी ट्रांजिशन के कारण कोई कॉम्प्लेक्स कलर दे रहा है, इसका मतलब नेचर में वो ट्रांजिशन हो रहा है, और उस ट्रांजिशन को होने में लैपोटे सिलेक्शन रूल ने क्या किया, विरोध किया, लेकिन फिर भी हो गया। इसका मतलब लैपोटे सिलेक्शन रूल विरोध कर ही नहीं पाया, या लैपोटे सिलेक्शन रूल में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, या लैपोटे सिलेक्शन रूल में कुछ छूट हो रहा है, या लैपोटे सिलेक्शन रूल को भंग कर दिया गया इस कंडीशन में। तो ये जरूरत यहां पर महसूस हुई है लैपोटे सिलेक्शन रूल को थोड़ा सा रिलैक्स करने की, थोड़ा सा छूट देने की, या ब्रेकडाउन करने की। अब इसके लिए है ना, लैपोटे सिलेक्शन रूल ऐसा लिख देता हूं, ये लैपोटे फॉरबिडन है, परंतु यह संक्रमण प्रकृति में होता है, प्रकृति में बहुतायत में होता है भाई, बहुतायत में होता है ना। बट these transition take place in majority। ये बहुतायत में होने वाला संक्रमण है। अब इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर इस नियम में भंग होना समझाया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे समझाने के लिए इसे समझाने के लिए लैपोटे वर्ण नियम में भंग होना को समझना आवश्यक है। समझाने के लिए लैपोटे वर्ण नियम का भंग होना समझना होगा, लैपोटे सिलेक्शन वर्ण नियम के भंग होने को समझना होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ
कि टू एक्सप्लेन दिस breakdown in Laporte selection rule should be understood. Breakdown in selection rule should be understood. तो मैंने अभी क्या बताया? अभी बताया कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का डिसोबे करते हुए भी होने वाला संक्रमण है डीडी ट्रांजिशन, एफएफ ट्रांजिशन। और हम डीडी ट्रांजिशन को देखते हैं कि बहुतायत में होता है, बहुत सारे कंपाउंड में होता है भाई। ऐसा बहुत सारे कंपाउंड है। हम लोग तो कई बार क्या है, स्कूल लेवल तक तो कलर डीडी संक्रमण धातु में कलर का एक ही कारण जानते थे, डीडी संक्रमण, है ना। वो तो हर लेवल में जाने पर पता चलता है कि नियम से तो ये अलाउ ही नहीं है, फिर भी हो गया है। तो ये काफी कॉमन ट्रांजिशन है और इसको समझाने के लिए सबसे पहले हमको अब इसमें वर्ण नियम में भंग होने को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके दो मुख्य कारण हैं, उनको हम धीरे धीरे करके समझते हैं। चलिए, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन नोट करिए, इसके आगे बढ़ता हूं मैं, इसी में आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अब लेपोर्टे सिलेक्शन नियम के ब्रेकडाउन को दो पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगा। पहला, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको समझाने के लिए निम्न बिंदुओं की आवश्यकता है, ऐसा लिख देना। और उसके नीचे सबसे पहला पॉइंट रहेगा पीडी मिक्सिंग। ये अलग से पूछा भी जाता है, इसलिए अलग पॉइंट बना के बात कर रहा हूँ। पीडी मिक्सिंग, अब ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं। पीडी मिक्सिंग, पी और डी यहाँ पर ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल में मिक्सिंग या डी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल में मिक्सिंग। ठीक है, जैसे हम लोग डीडी ट्रांजिशन की बात किए तो डीडी ट्रांजिशन को ही मैं लेके चल रहा हूँ। और डीडी ट्रांजिशन में सपोज कोई ऑक्टाहेड्रल ही ले लो, आप टेट्राहेड्रल ले लो, ऑक्टाहेड्रल ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी ले ले। सपोज करो मैंने टेट्राहेड्रल ले लिया, चलो ऑक्टाहेड्रल लेते हैं, वही चलिए देता हूँ। सपोज करो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कैसे टूटता है? 3 बॉक्स नीचे, ये लीजिए, और 2 बॉक्स ऊपर, ये लीजिए। 3 बॉक्स नीचे, 2 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स नीचे, 2 बॉक्स ऊपर। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग का पैटर्न यही है, क्लियर है। अब उसके बाद जैसे ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग का पैटर्न ये है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये सोचना है। पीडी मिक्सिंग में डी, अब देखो डी और डी, ये भी देख याद था, ये भी डी ऑर्बिटल है टूटने से पहले, टूटने के बाद ये डी ऑर्बिटल का एक छोटा टुकड़ा है, ये भी डी ऑर्बिटल का एक छोटा टुकड़ा है। तो क्या हो सकता है, डी से डी, डी से डी, डी के लिए भी एल का वैल्यू कितना होता है 2, और इस डी के लिए भी एल का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि डी का एल का वैल्यू होता ही 2 है। तो देखो 2 से 2 मतलब ये तो 2 से चेंज लिखूंगा तो प्लस माइनस 1 तो आने वाला नहीं है, 0 आएगा। तो ये ट्रांजिशन क्या है, इस नियम से तो फॉरवर्डन नहीं होना चाहिए, है ना, लेपोर्टे फॉरवर्डन है, पर फिर भी हो जाता है। तो याद रखिए कि हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल का सपोज, तो यहाँ मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड के कुछ न कुछ ऑर्बिटल से तो मिले होंगे। और याद रखिए ऑक्टाहेड्रल में नीचे के ऑर्बिटल भाग नहीं लेते, ऊपर के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। कभी आपने वीबीटी के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन सुना होगा, D2sp3 या sp3d2, हमेशा D2 ही यूज होता है, ऊपर वाला 2 होता है। तो ये ऊपर वाले ऑर्बिटल के साथ ही कौन कंबाइन कर देता है, लिगेंड। और लिगेंड का आप जहां पूरा पीरियोडिक टेबल का लिगेंड को देख लो या केमिस्ट्री के लिगेंड को देख लो, हमेशा पी ब्लॉक का ही डोनर एटम होता है, ऑक्सीजन डोनर एटम होगा। लिगेंड के लिस्टिंग को पूरा देख लीजिए, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। तो इसका मतलब लिगेंड के जो डोनर साइट है वो लिगेंड पी ऑर्बिटल लेके ही चलता है। आप देखो भाई मेटल का डी ऑर्बिटल, और याद रखिए क्या होगा, इस हमेशा कॉम्प्लेक्स में जो टूटे हुए ऑर्बिटल के सेट है उसके से ऊपर वाला ऑर्बिटल से ही वो पहले बॉन्डिंग करता है। सिग्मा बॉन्डिंग की बात हो रही है, क्योंकि ऊपर वाला ही खाली होगा और खाली में ही लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इतना तो सब बॉन्डिंग समझते हैं ना भाई, अब इससे फारल आ गया अपन। तो देखें कि लिगेंड के पी ऑर्बिटल और मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज पी डी प्लस पी। ये डी प्लस पी है, और यहां पर अभी भी कैसा है, अभी भी प्योर क्या है, प्योर डी है, ये अभी भी प्योर डी है, और ऊपर पे डी प्लस पी हो गया है। अब देखो ट्रांजिशन पहले क्या था, इससे पहले था डी से डी ट्रांजिशन, जो बिल्कुल अलाउ नहीं था। लेकिन अब मैं बोल सकता हूं डी से डी प्लस पी में जाना है, तो थोड़ी बहुत अलाउ हो गया, क्योंकि डी से डी अलाउ भले नहीं था लेकिन डी से पी तो अलाउ है। तो डी में पी का कैरेक्टर मिल जाने के बाद ये थोड़ा सा अलाउ हो जाता है।
ये बात यहाँ पर की गई है। और ये जो डी का पी में मिक्सिंग की घटना ही इस सिलेक्शन रूल को छूट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये थोड़ी सी अलाउ हो गया। और डी से पी का मिक्सिंग की घटना ही पीडी मिक्सिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये काफी क्लियर हो गया होगा मैं जो बता रहा हूं वो। और ऐसा ही टेट्राहेड्रल में होता है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल में, ऐसा सारे संकुल में होता है, सारे कॉम्प्लेक्स में होता है। अब मजेदार बात यह है कि इस मिक्सिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल वो होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो मतलब वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति का केंद्र अनुपस्थित हो, उसमें पी और डी का मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। तो मैं लिख देता हूं कि वे संकुल जिनमें सममिति केंद्र वे संकुल जिनमें सममिति केंद्र अनुपस्थित हो, सममिति केंद्र अनुपस्थित हो, पीडी मिक्सिंग अच्छा होता है। पीडी मिक्सिंग अच्छा दर्शाता है, है ना। यहां लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री सो गुड पीडी मिक्सिंग। कॉम्प्लेक्स हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री सो गुड पीडी मिक्सिंग, ये हमारा एक की पॉइंट बन गया। इसके आधार पर मैं क्या क्या बता सकता हूं उसको देखें। चलिए पहले इतना नोट कर ले, मैं इसको मिटाता हूं फिर ऊपर लिखता हूं। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होते और जिसमें होते हैं तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ। कैसे, तो उसके ऑर्डर बना देता हूं कि किसमें सबसे अच्छा होगा, किसमें कम होगा, किसमें कम होगा, इसी सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेस पर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा समझाते हुए इसमें क्रम बनाऊंगा, लेकिन चलो इतना नोट करिए। तो देखिए सबसे अच्छा पीडी मिक्सिंग होता है चतुष्फलकीय संकुल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। मैं टीडी लिख दिया हूं शॉर्ट में, चतुष्फलकीय संकुल में। कमजोर होता है अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब है उसको भी देख लें। अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा कमजोर होता है। और सबसे कमजोर होता है सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। क्या है ये सब थोड़ा सा समझा जाए। सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल हिंदी में इसको तो बोलते हैं चतुष्फलकीय, है ना, चतुष्फलकीय संकुल। ये कहलाता है क्या, असममित अष्टफलकीय। असममित अष्टफलकीय और ये सममित अष्टफलकीय। सममित अष्टफलकीय, ठीक है भाई। क्या क्या बोला, चतुष्फलकीय, असममित अष्टफलकीय और सममित अष्टफलकीय, ये तीन संकुल है। याद रखिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री शब्द हमको यूज करना है। सममिति केंद्र हिंदी में सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री COS लिख दूं, इसको आई नोटेशन से शो करूंगा। मैं जब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र लिखूंगा मैं आई नोटेशन यूज करूंगा। तो आई यहां पर बिल्कुल एब्सेंट होता है, और यहां पर लिखें तो आई यहां भी एब्सेंट होता है। यहां पर आई प्रेजेंट होता है कुछ समय, मतलब यहां प्रेजेंट होता ही बोलो ओवरऑल। तो यहां देखो आई यहां परमानेंट एब्सेंट होता है, यहां ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है बट लिगेंड के कारण एब्सेंट होता है, और यहां पूरी तरह एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। कैसे एग्जांपल, एक आध एग्जांपल, COCl4 2- सपोज ये लोग। फिर यहां पर सपोज कोबाल्ट अमोनिया 5Cl ऐसा है, और यहां पर सपोज 2+ है। कोई भी देखो 5 लिगेंड अलग, 1 लिगेंड अलग, सारा लिगेंड सेम नहीं, मतलब असममित है। फिर उसके बाद देखें क्या, कोबाल्ट यहां से अमोनिया पूरा 6 कर देता हूं ऐसे,
तो यहाँ देखो सारे के सारे लिगेंड सेम, अब यहाँ पर ये सम्मिलित हो गया। तो सबसे ज्यादा ऐसे संकुल मिलेगा जिसमें चतुष्फलकी ज्यामिति हो, और फिर उसमें कमजोर मिलेगा, अष्टफलकी में कमजोर मिलेगा, और अष्टफलकी में भी ज्यादा किसमें मिलेगा जिसमें लिगेंड अलग अलग हो, और जहां अष्टफलकी में लिगेंड सारे सेम होंगे उनमें सबसे कमजोर होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ परमानेंटली एब्सेंट होता है, यहाँ लिगेंड के कारण एब्सेंट होता है, और यहाँ हमेशा प्रेजेंट होता है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ बोला सब ये इधर से इधर जाने पर पीडी मिक्सिंग का जो अमाउंट है, पीडी मिक्सिंग का अमाउंट इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा और कम, तो यहाँ डिक्रीज होता है। नीचे एरो दिया मतलब समझ जाइए डिक्रीज होता है इधर से इधर जाने पर। तो ये आपको जानना है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझा देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसको कुछ लोग बहुत दिन बाद सुन रहे हैं, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, या सुने थे तो लेकिन भूल गए, तो मैं उनके लिए हल्का सा बात करूँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी वस्तु पर लगाया जा सकता है, चाहे वो कॉपी हो, पेन हो, किताब हो, कुछ भी कहीं पर। तो हम यहाँ संकुलों पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें। संकुल की सेंटर ऑफ सिमेट्री उस संकुल के केंद्र बिंदु, संकुल के केंद्र बिंदु या वो संकुल के केंद्र की वह काल्पनिक केंद्र पर एक ऐसा काल्पनिक बिंदु है जिसको हम इमेज करेंगे कि हाँ केंद्र बिंदु पर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। कब? जब उस केंद्र बिंदु से दोनों दिशा में, दोनों हर बराबर अपोजिट दिशा में जाओगे तो बराबर समूह दिखे, किसी भी अपोजिट दिशा में जाओ तो उस केंद्र को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, और अपोजिट दिशा में समान समूह नहीं मिला तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बोलेंगे। तो जैसे देखो, सपोज यहां बोलो, यहां सारे लिगेंड है सेम, 6 है, इधर 1 2 3 4 5 6 और सबके सब अमोनिया है। तो यहां देखो, इधर से इधर चलने पर भी सेम, इधर से इधर चलने पर भी सेम, इधर से इधर चलने पर भी सेम। इसका मतलब यहां जो केंद्र होगा उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए, यहां इधर सेम, इधर सेम, इधर सेम, इधर सेम, ये इतना सेम है, और एक मैं ऐसे लिख दिया हूं गोला बना के, इस ऐसे स्टार लगा दिया हूं, ऐसे कर दिया हूं। ये देखो 5 लिगेंड सेम, एक डिफरेंट, तो इधर तो सेम आ गया, इधर भी सेम आ गया, लेकिन इधर डिफरेंट आ गया, इसलिए इस सेंटर को अब मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोल पाऊंगा। सभी दिशाओं में, सभी संभावित दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। भले वो जैसे ये 3 अलग लिगेंड होते हैं और 3 अलग होते, 3 के युग्म में होता है, और अपोजिट होते तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है बोलते हैं। तो अपोजिट दिशा में समान होना चाहिए बस। ठीक है, और यहाँ टेट्राहेड्रल में तो कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है, चाहे समान लिगेंड रख लो चाहे असमान लिगेंड रख लो। जैसे क्लोरीन है तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? क्योंकि आप देखो, इसके अपोजिट तो खाली है, इसके अपोजिट जाओगे तो ये खाली है, इसके अपोजिट जाओगे तो जगह खाली, पूरा पीछे में तो है ही नहीं कुछ, तो इसके अपोजिट जाओगे कुछ नहीं मिला, मतलब बराबर एनवायरमेंट नहीं है दोनों अपोजिट दिशा में। तो ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, लेपोटे सिलेक्शन रूल में एक पीडी मिक्सिंग को हमने समझा दिया है। एक सवाल यहां से उठता है, इस संकुल में चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे से पीडी मिक्सिंग हो जाएगा। यहां भी एक तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, देखने पर अलग अलग दिख रहा है, पीडी मिक्सिंग हो जाएगा। यहां तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहां पीडी मिक्सिंग क्यों हो रहा है फिर? तो यहां पर एक और सवाल डेवलप होता है कि यहां पीडी मिक्सिंग क्यों हुआ, यहां नहीं होना चाहिए था पीडी मिक्सिंग। तो पीडी मिक्सिंग यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होता तो है, तो उस होने के ना होने जो होता है थोड़ी बहुत मात्रा, उसको समझाने के लिए एक और छोटा टॉपिक आया जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग। तो अब उसमें थोड़ा सा समझाने के लिए मैं पीडी मिक्सिंग के बाद इसी लेपोटे सिलेक्शन नियम के भंग होने के लिए एक और कारण दे रहा हूं, वाइब्रोनिक कपलिंग। चलिए उस पर चलते हैं, नोट करें इसको। देखिए काल्पनिक युग्मन कैसे, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेता हूं, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो ये क्यों आया, इसका ये जरूरत क्या हो गया, जरूरत क्या हुआ इस टॉपिक का, तो इस टॉपिक का बोलूंगा या सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पीडी मिक्सिंग को समझाता है। पीडी मिक्सिंग को समझाता है। क्या लिख सकता हूं भाई कि यह सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पीडी मिक्सिंग को समझाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने को याद रखना है।
पीडी मिक्सिंग को समझाता है। अब इट एक्सप्लेन द पीडी मिक्सिंग इन सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल? मान लो एक कॉम्प्लेक्स है Ml6 टाइप, ये लीजिए, मान लो एक कॉम्प्लेक्स है Ml6 टाइप का। तो Ml6 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, प्लस माइनस कोई चार्ज होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इस तरह। इसमें याद रखना वाइब्रेशन मोशन होता है, कंपन गति होता है, वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग लिखता हूं, ध्यान देना, मैं लिखा है वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग, कंपन तनन होता है, काल्पनिक तनन बोल सकते हो, काल्पनिक तनन एक गति होता है, काल्पनिक तनन या वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग मोशन होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग में क्या होता है इसको देखें। तो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग जब होगा तो स्ट्रेचिंग कैसे? दो तरह से होता है। तनन को समझो, तनन गति यहाँ पर दो प्रकार का होता है। तनन मतलब होता है ऐसे स्प्रिंग जैसे कहते हैं ना, स्प्रिंग सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, वही इसका तनन गति कहलाता है। तो बंधों में भी तनन होता है। तो हम जब ऐसा कंपाउंड लेते हैं तो इसमें तनन दो प्रकार का होता है। कैसे? जरा देखें, इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, इधर भी एक बना लेता हूं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स है। और जब हम इसमें देखते हैं तो तनन के लिए हो सकता है दोनों ऐसे विपरीत दिशा में हो रहा हो साथ साथ, और दोनों अगर विपरीत दिशा में हो रहा तो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे तनेगा। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को भी तनन दिखाना है, इस बॉन्ड को भी तनन दिखाना है। तो दोनों बॉन्ड मान लो इस ऊपर नीचे खींच रहा है, फिर नीचे नीचे दब रहा है, बराबर, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सम्मित रूप से, समिति डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बराबर दूरी से ऊपर जा रहा है, बराबर दूरी से अंदर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या नाम देते हैं भाई? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सम्मित तनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सम्मित तनन, सम्मित तनन। और दूसरा कि हो सकता है एक नीचे की ओर गति करे और ये भी नीचे की ओर गति करे। कहने का मतलब ऐसा है, एक दब रहा है तो दूसरा फैल रहा है, तो इससे क्या होगा? इस बंध में एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, तो इससे असम्मिति आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक, असम्मित तनन। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असम्मित तनन बोलते हैं, है ना। ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों बाहर के बराबर खींचता है या दोनों बराबर अंदर खींचता है। सिमेट्रिक, देखो ये हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक अंदर दब रहा है, एक बाहर खींच रहा है। इससे क्या होगा? यहाँ देखो दोनों में सिमेट्रिक मतलब यहाँ सममिति डिस्टर्ब नहीं हुआ है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट है। भाई बराबर खींचोगे तो कहाँ कोई डिस्टर्ब होगा? दोनों अपोजिट दिशा में तो बराबर दूरी हो जाएगा ना, बराबर दबाओगे तो भी वही होगा। लेकिन इस स्थिति में सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। जिस समय स्ट्रेचिंग होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब हो गया, जब भी एक को नीचे दब गया, एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, तो दोनों अपोजिट साइड में बराबर डिस्टेंस नहीं रहा, तो इस समय सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब हो जाता है। और जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब हुआ या तुरंत वहां पर क्या हो जाता है? पीडी मिक्सिंग। और पीडी मिक्सिंग हो गया तो फिर ये लपोटे में छूट मिल गया। तो इस तरह से घटनाएं, ये जो घटना हो रहा है इसको बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग, मतलब वाइब्रेशन होते समय पी और डी का कपल हो गया, है ना। वाइब्रेशन होते समय, वो भी कैसा वाइब्रेशन? एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होते समय पी का डी में मिक्सिंग हो गया, और उसी समय उसी घटना को हम वाइब्रोनिक कपलिंग कह देते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से वाइब्रोनिक कपलिंग का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया। तो आप लिखना कि जिस समय कॉम्प्लेक्स में असम्मित रूप से तनन होता है उस समय कुछ देर के लिए पी और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाता है, और उसी समय पी का डी में मिक्सिंग हो जाता है, और यह लैपोटे आंशिक रूप से अनुमत हो जाता है, और यह संक्रमण दिखाता है। लेकिन कमजोर, सबसे कमजोर होगा, क्योंकि जिस समय वो इस स्थिति में रहेगा उस समय नहीं दिखाएगा, इसी स्थिति में दिखाएगा, तो 50% चांस तो कम हो गया ना, इधर तो चांस कम हो गया, इधर चांस बढ़ा। तो ये हो गया लैपोटे वर्ण नियम का भंग होना। अब एक छोटा सा पॉइंट है, लैपोटे ही मुख्य था, हम चक्रण वर्ण नियम के हल की बात कर लेते हैं।
देखिए चक्रण वर्ण नियम में अब हम लोग भंग होना के चक्रण नियम वर्ण नियम का भंग होना थोड़ा सा देख लेते हैं। चक्रण वर्ण नियम है क्या, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 या डेल्टा ब्रैकेट में ट्वाइस एस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सीधा सा मतलब है या तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो या स्पिन क्वांटम नंबर चेंज ना हो, यहाँ पर वही समझ में आता है। तो ऐसे संक्रमण जिसमें सेम से सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जा रहा हो ट्रांजिशन वो अलाउड है, और जहाँ पर सेम से सेम नहीं हो रहा है वो फॉरवर्डन है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, हमको सेम से सेम जा रहा है वो अलाउड बोलते हैं, सेम से डिफरेंट गया वो फॉरवर्डन है बोलते हैं। तो मान लो सेम से डिफरेंट ट्रांजिशन है ना, सेम से डिफरेंट, जैसे मैं एस वैल्यू से एल वैल्यू क्यों जा रहा है, कुछ एल वैल्यू जैसा ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा एस से एल तो अलाउड नहीं भाई, लेकिन ऐसा हो रहा है फिर भी ऐसा नेचर में हो ही गया, तब कैसे करोगे, मान लो एस से इस एल में हमने एस मिला दिया, तो अब ये पार्सली क्या हो जाएगा, अलाउड। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एल और एस का युग्मन, एल एस कपलिंग जिम्मेदार है, एल एस कपलिंग के कारण होता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि चक्रण नियम का भंग होना, चक्रण वर्ण नियम, चक्रण असमान या असमान चक्रण, असमान चक्रण का संक्रमण, असमान चक्रण का संक्रमण, असमान चक्रण का संक्रमण एलएस युग्मन के कारण, एलएस युग्मन के कारण होता है, एलएस युग्मन के कारण होता है। क्या बोल गया, असमान चक्रण का संक्रमण एलएस युग्मन के कारण होता है। अच्छा ये भी याद रखना, एलएस युग्मन, एलएस युग्मन भारी तत्वों में बहुत अच्छा होता है, हैवी एटम में बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए ना इस एक तरह से चक्रण वर्ण नियम के भंग होने को हम लोग हैवी एटम इफेक्ट भी बोलते हैं, हैवी एटम इफेक्ट, ठीक है, भारी परमाणु प्रभाव। तो ये मैं अब इसमें कैसे लिखना है उसको बता देता हूँ। पहले आप जैसे ही टॉपिक आएगा आप बता दो चक्रण वर्ण नियम क्या है। इसमें डेल्टा एस इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा एस ट्वाइस एस प्लस 1 डेल्टा का इक्वल टू 0 होगा, कहने मतलब समान चक्रण से समान चक्रण में ट्रांजिशन होता है। परंतु कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ समान से असमान चक्रण वाले भी ट्रांजिशन हो जाते हैं। उस समय कब, उस समय जब एलएस कपलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी समय ऐसा संक्रमण संभव हो पाता है। तो एलएस कपलिंग ही मुख्य जिम्मेदार कारण है किसके लिए, वर्जित जो चक्रण वर्जित संक्रमण है उसके होने के लिए। तो ये कब होता है एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग भारी परमाणुओं में बहुत अच्छा होता है, तो वहीं पर स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन जल्दी होता है, भारी परमाणु में अच्छा होता है। और भारी, इसलिए इस इफेक्ट को हैवी एटम इफेक्ट कहा जाता है, भारी परमाणु प्रभाव भी कहा जाता है। बस इतना लिख के समाप्त कर दें। तो ये हो गया वर्ण नियम का भंग होना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाने वाला है, और इस पर एक नोट्स आप तैयार कर लें और यहाँ तक लिख लें, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, अगले क्लास में बात करेंगे आगे।